हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री जो अभी तक आप लोगों ने अगर समझा होगा ना, आपने दो वर्ड को बहुत कॉमनली यूज किया होगा या इंटरचेंज किया होगा। एक होता है स्टॉक और इन्वेंट्री, ये आपने बहुत यूज किया होगा इंटरचेंजेबली। हम जब बोलते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री कहीं लिखता है तो बच्चे कभी पूछते हैं सर इन्वेंट्री और स्टॉक में क्या फर्क होता है, तो मैं बोलता था कि इन्वेंट्री और स्टॉक सेम ही है। ठीक है, तो स्पेशली कहां पे आता था, हम जिन गुड्स में डील करते हैं जब उनको हम परचेज करते हैं तो हम लिखते थे उसको परचेज, यही करते थे हम। और फिर उसमें से जो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर माल बचता है, ऐसा किया था हमने हमने बोला जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें माल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। उधर हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, हाँ सर, उधर बोलते हैं क्लोज स्टॉक। तो स्टॉक स्टॉक क्या होता है अगर हम खाली स्टॉक बोलेंगे? देखो, अगर परचेजेस बोलेंगे वर्ड, तो परचेज का अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर? जो भी हमने माल परचेज किया होता है उसको हमने रखा होता है परचेज अकाउंट में। तो स्टॉक क्या होता है सर? स्टॉक वो माल है। अगर मैं, मेरा जो रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, ठीक है, मेरा नहीं है, जो मैंने बच्चों को आपको बताया था कि आपको मैं यहाँ पे आप बोलूंगा कि मेरा एक रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, मुझे उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो वहां पे जो मेरे वो रेडीमेड गारमेंट्स है सारे, जो मेरे वो रेडीमेड गारमेंट्स है, तो वो क्या है मेरे सर? वो आपका स्टॉक है। ठीक है, हाँ सर, वो हमारा स्टॉक है। और स्टॉक क्या होता है इन इटसेल्फ? सर एक एसेट है बिजनेस का। दिस इज अ थिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है? इस चैप्टर में हमें क्या करना है? हमें सीखना है ये जो स्टॉक है ना, एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ, आप बोल सकते हैं, इन्वेंट्री। ये जो स्टॉक बोलते हैं, एक्चुअली स्टॉक में हम वर्ड सिर्फ यूज करते हैं फिनिश्ड गुड्स के लिए स्टॉक, बट बाकी चीजें भी हो सकती है। एग्जांपल में दो देता हूं आपके, तो आपको समझ आ जाएगा। एक है मेरा, देखो मैं रेडीमेड गारमेंट का, मेरे पास रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है। ठीक है, तो मेरे मेरे गुड्स क्या है, मेरा स्टॉक क्या है सर? रेडीमेड गारमेंट्स। बट मुझे बता दो, अगर मेरी फैक्ट्री है रेडीमेड गारमेंट्स की, तो मेरा जो स्टॉक है वो तो मेरा ये जो गुड्स है, मतलब जो फैक्ट्री में जीन्स या शर्ट्स बनी होंगी रेडीमेड गारमेंट्स, वो तो है ही। तो क्या वहां पे मेरा कुछ माल है जो रॉ मटेरियल है, जो मैंने क्लोथ परचेज कर दिया होगा, तो वो मेरा रॉ मटेरियल है? हाँ सर। और क्या होता है वहां पे सर? कुछ चीजें हैं जिन पे आधा काम कर दिया बट वो पूरी शर्ट नहीं बनी है, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो सारी चीज आती है इन्वेंट्री में। तो जहां नॉर्मली अभी तक हम ट्रेडिंग कंसर्न का बात करते थे, तो हम बोलते थे कि जो आपके गुड्स है जिनमें आप डील करते हो, वो आप जितना भी पड़ा होगा आपके दुकान में उसको आप स्टॉक बोलते हो। बट इन्वेंट्री में सिर्फ स्टॉक ही नहीं आता है, और भी कुछ चीजें आती है। तो अगर मैं इन्वेंट्री की पहले डेफिनेशन आपको बता दूं, तो इस चैप्टर में जैसे मैं आपको बताता हूं, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में हमें दो चीजें करनी है। एक ये कि इनको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब कितना माल हमारे पास पड़ा है, दैट्स द इन द यूनिट्स में कितना पड़ा है और उनकी वैल्यू कितनी है, उसको हमें पता करना पड़ेगा। और इन्वेंट्री का वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मैं अभी आपको ये स्लाइड करने के बाद आपको दिखा दूं इसका कितना इंपैक्ट आएगा आपके प्रॉफिट्स पे अगर स्टॉक को कैलकुलेट ठीक से नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूं, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स। यू एग्री विद मी? हाँ सर, ये तो एसेट्स है, ये हम मानते हैं। और एसेट्स हेल्ड फॉर व्हाट पर्पस? फॉर सेल। वो एसेट्स जो आपने हेल्ड कर दिए, जो आपकी दुकान में है, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो आपका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, जो आपका मेन धंधा है, उसमें आपने किसी भी चीज को सेल के लिए रखा है, तो वो आपका स्टॉक कहलाएगा। वही मेरा रेडीमेड गारमेंट्स की जो शॉप है, वहां पे जो मेरी जीन्स है, अगर मैं लिखूंगा यहां पे जीन्स आएंगी, मेरी शर्ट्स आएंगी, क्योंकि वो मैंने होल्ड कर दी है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर सेल। मुझे बता दो, अगर वहां पे मेरा, उस दुकान में मेरा ये फोन है, मेरा ये फोन है दोस्तों, बट ये फोन ना मैं 2-3 साल से चला रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई आएगा इसको भी खरीदेगा तो मैं बेच दूंगा इसको, तो क्या ये मेरा स्टॉक है? क्या ये मेरा इन्वेंट्री है? द आंसर इज नो, because this is not being kept on sale in the ordinary course. Though I have kept it for sale in my shop, but it's not my ordinary course of business. My ordinary course of business is buying and selling of
जीन्स एंड शर्ट्स, द रेडीमेड गारमेंट्स, तो ये मेरा स्टॉक नहीं रहेगा, तो ये कवर नहीं हो जाएगा। तो वो जो रेडीमेड गारमेंट्स है वो आ जाएंगे इन्वेंट्री में। और जहां पे मैंने पहली एग्जांपल, पहला डेफिनेशन जो है उसमें बोलता है विच आर हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो यहां पे मतलब आ गए जो आपके फिनिश्ड गुड्स है, ये होते हैं आपके फिनिश्ड गुड्स है। तो जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होती है, जो बाइंग एंड सेलिंग करती है, उनमें सिर्फ ये फिनिश्ड गुड्स आते हैं मेरे दोस्तों। तो उनकी इन्वेंट्री में वो जो मैंने स्टॉक बोला था वो रहेगा खाली। बट जहां मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है मेरे दोस्तों, तो उनका एक स्टेज आता है, वो रॉ मटेरियल क्या होता है उनका। अगर मैं आपको बताता हूं एक और चीज है, अब आप थोड़े से बड़े मैच्योर हो गए अकाउंटेंसी में, तो हमने एक डिस्कस किया था एक चीज, ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल हमने डिस्कस कर दिया था। तो ट्रेडिंग कंसर्न का ऑपरेटिंग साइकिल कैसा रहता है सर, यहां पे हमारा कैश है, कैश से हमने गुड्स परचेज कर दिए, गुड्स को हमने सेल कर दिया, सेल से हमारा डेटर आया, डेटर ने हमें कैश दे दिया। तो ये उसका ऑपरेटिंग साइकिल है एक ट्रेडिंग कंसर्न का। बट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करता हूं मेरे दोस्तों, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करता हूं तो क्या होता है, मेरे पास कैश होता है, मैं कैश से रॉ मटेरियल परचेज करता हूं। मुझे जीन्स बनाना है तो मैं पहले वो रॉ मटेरियल परचेज करूंगा, मुझे शर्ट्स बनाना तो मैं कॉटन का वो जो बड़े बड़े गट्टे होते हैं वो खरीद के लाऊंगा, रॉ मटेरियल होगा, फिर उसको सिलाई विलाई कटिंग स्टिचिंग जो भी सर, तो तब तक मेरा वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, क्योंकि वो अभी पूरा बना नहीं है। और वहां से जब उसको पूरा खत्म हो जाएगा तब वो बनेगा फिनिश्ड गुड्स, और फिनिश्ड गुड को करूंगा सेल, सेल के बाद बनेगा डेटर, और डेटर देगा कैश। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल थोड़ा बड़ा होता है कि रॉ मटेरियल आता है, डब्ल्यूआईपी आता है और फिनिश्ड गुड्स आता है। तो ये जो रॉ मटेरियल है और ये जो डब्ल्यूआईपी है और जो फिनिश्ड गुड्स है, ये भी क्या है, ये इन्वेंट्री है। अब देखो क्या है, इन्वेंट्री की डेफिनेशन में फॉल करता है, फिनिश्ड गुड को पकड़ लेंगे, कैन बी डिफाइंड, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स held for sale in the ordinary course of business. तो finished goods are held for sale in the ordinary course of business. और in the process वो अभी प्रोसेस में है of what, of production for such sale. It is in the process of production, अभी वो पूरा बना नहीं है मेरे दोस्तों, अभी वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में है। तो उसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, उसको बोलेंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। शर्ट बनानी है बट अभी शर्ट पूरी नहीं बनी है, वो शर्ट जो रॉ मटेरियल कट के बनना है फिनिश गुड बट अभी नहीं बना है, उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, और वो भी WIP की डेफिनेशन में आ जाता है। और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन which is held in the business for consumption in the production, अभी मैंने उसको तो लाया है बिजनेस में, अभी उसको कंज्यूम नहीं किया है, तो उसमें क्या आएगा मेरे दोस्तों, रॉ मटेरियल। तो जो मेरा रॉ मटेरियल है वो आता है यहां पे इस डेफिनेशन के इस पार्ट में। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड का एक एक सेंटेंस का अपना मीनिंग होता है, तो ये मैंने तोड़ के उसको रखा ताकि आपको समझ आएगा। तो अब आप यहां से क्रक्स क्या निकला हमारा, कि जो इन्वेंट्री, जिस इन्वेंट्री की हमने वैल्यूएशन करनी है उसमें क्या आता है सर, उसमें रॉ मटेरियल आता है, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस आता है और उसमें फिनिश्ड गुड्स आता है, इनकी हमें वैल्यूएशन करनी है। और जहां तक ट्रेडिंग कंसर्न की बात है सर, वहां पे तो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, वही स्टॉक होता है। पर जहां तक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात होती है यहाँ पे, उनकी इन्वेंट्री में ये जो फिनिश्ड गुड्स जिसको हम स्टॉक बोलते हैं इतना ही नहीं आता है सर, वर्क इन प्रोग्रेस जो है दैट इज आल्सो इन्वेंट्री, और रॉ मटेरियल जो है इनकी भी, वो भी पार्ट ऑफ इन्वेंट्री है। और हमें क्या सीखना है, हमें रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन सीखनी है, हमें वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन सीखनी है और हमें फिनिश्ड गुड्स की वैल्यूएशन सीखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर वैल्यूएशन क्यों करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अगर किसी चीज को भी सीखेंगे तो सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आना चाहिए, सर ऐसा क्यों करना है। देखो मेरे दोस्तों, मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है हमारे प्रॉफिट्स ढूंढने में, और कितना रोल है कि अगर ये सही से प्रॉफिट, अगर ये सही से कैलकुलेट नहीं किया तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा प्रॉफिट्स में, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे।
अब मैं यहाँ पे इन्वेंट्री में जो मैंने दो चीजें रखी थी, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस, उसको छोड़ दूंगा। मैं एग्जांपल लेता हूं स्टॉक की, जो मेरे फिनिश्ड गुड्स है उनकी बात करेंगे हम। मैं यहाँ पे ट्रेडिंग और बना दूं, तो आप में से जिसने अभी तक अकाउंटिंग पढ़ी है थोड़ी, तो उसको ये समझ आ जाएगा। जिसको नहीं आया तो आप बने रहना, जब तक हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस डिस्कस करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं मेरे दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लेते हैं सर, यहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। मैं टू और बाय छोड़ रहा हूं सर, मैं ओपनिंग स्टॉक लेता हूं। सपोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 1 लाख बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। हाँ सर, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है। उसके बाद क्या बोलते हैं सर, हमने परचेजेस कितनी की है पूरे साल में? सर हमने परचेजेस की है 10 लाख, ठीक है दोस्तों। मैं जरा इसको ऐसे ना करके, टाइम बचाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। तो 1 लाख का मेरा ओपनिंग स्टॉक था, उसके बाद मैंने परचेजेस की थी 10 लाख की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा सर, हमने सेल किया होगा पूरे साल में, हमने सेल्स की है 13 लाख की। अब मुझे बता दो आप, हमने कितना प्रॉफिट कमाया, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। ये परचेजेस कहां से आया होगा मेरे दोस्तों? सर परचेजेस आया होगा परचेज अकाउंट से। सर परचेजेस आया होगा परचेज अकाउंट से, मींस परचेज हमारे पास एक्चुअल में होगी सर। हम परचेज का अकाउंट देखेंगे, वहां पे हमें पता चलेगा पूरे साल में हमने कितना माल खरीदा, और हमें पता चला कि हमने 10 लाख का माल खरीदा। वेरी गुड। इसी तरीके से हम क्या करेंगे सर, हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे और हमें पता चलेगा कि हमने कितनी सेल्स कर दी है। और जब हमने सेल्स अकाउंट को देखा तो एट एक्चुअल्स मुझे पता चला कि मैंने 13 लाख का माल बेचा है। मतलब मैंने जब माल भेजा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल और डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आज पूरे साल में मैंने 13 लाख का माल भेजा है। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने कितना कमाया है कि नहीं? हाँ सर, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, मैंने कितना कमाया। तो कुछ बच्चे हैं वो बोलेंगे सर 13 लाख सेल कर दी, 10 लाख परचेज कर दिया, सर आपने 3 लाख रुपया कमाया। तो कुछ बच्चे हैं जो बोलेंगे 3 लाख, और कुछ है जो इससे डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे नहीं सर 3 लाख तो नहीं बोल सकते। क्यों? तीन लाख नहीं कमाए, 3 लाख नहीं कमाए, वो तब होता 3 लाख, वो 3 लाख तब होता अगर आपने जितना भी आपका माल था जो खरीदा था वो सारा बेचा। बट ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्तों, जो आप माल खरीदते हो जरूरी नहीं है कि वो आप सारा बेचो। तो आपने क्या कर दिया मेरे दोस्तों, आपने जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया उस वक्त आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है? आपने साल के बिगिनिंग में स्टार्ट कर दिया तो आपका ओपनिंग स्टॉक तो 0 होगा। और फिर आपने 10 लाख का माल खरीदा और आपने पूरे साल में 13 लाख की सेल कर दी, तो आप बोलोगे 3 लाख का आपका प्रॉफिट है। तो क्या सही है या गलत है, वो डिपेंड करेगा क्या आपका कुछ माल बचा है कि नहीं बचा है, आपने कितना जीपी कमाया, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अभी नेट प्रॉफिट की बात नहीं करता हूं, क्योंकि नेट प्रॉफिट में आपने इंडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करने होते हैं। बट ट्रेडिंग में मेनली आपने कितना कमाया, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, उसको आप जो फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट की है, वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है, जो आप पढ़ते थे 6th-7th में। जीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। Here the selling price is 13, the problem is what is the cost price of the goods which have been sold। तो क्या ये 10 लाख का माल तो आपने खरीदा है सर, क्या इसमें से कुछ बचा है अभी कि सारा बेचा है? समझ आ रहा है मैं आपको किस डायरेक्शन में ले रहा हूं? द आंसर इज यस सर, कुछ माल बचा है। मेरे दुकान में दोस्तों मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो तब कुछ नहीं था सर, बट मैंने रेडीमेड गारमेंट के उस खरीदे, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब 31st मार्च 2020 आया, मेरी दुकान में माल तो है सर, मेरी दुकान में माल है सर। तो इट मीन जो मैंने परचेजेस कर दिया 10 लाख की, वो सारी की सारी नहीं बेची है मैंने। तो जो मेरा 13 लाख है, और द कॉस्ट ऑफ द गुड्स विच आई हैव सोल्ड, आई नीड टू डिटरमाइन दैट कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो गुड्स मैंने बेचे उनकी कॉस्ट कितनी थी, तभी तो मैं बोलूंगा मैंने कितना कमाया। अगर वो गुड्स मैंने सारे बेचे होते तो आई वुड हैव सेड प्राउडली द कॉस्ट ऑफ माय गुड्स
which I have sold was 10 lakh rupees, but the problem here is मैंने वो सारी चीजें नहीं बेची। उनमें से कुछ माल मेरी दुकान में पड़ा है, मेरे पास कुछ शर्ट्स पड़ी है, मेरे पास पैंट्स पड़ी है, मेरे पास जैकेट्स पड़ी है, और भी बाकी चीजें पड़ी है, तो कुछ माल तो बचा है। वो जो मेरी इन्वेंट्री है उसकी हमने वैल्यूएशन सीखनी है, और उस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालना बहुत जरूरी है। अब आप अपने हिसाब से जो भी बिजनेस आपको जहन में आ रहा है, दुकानदार आपका नजदीक में, उसको जहन में लाओ और इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करोगे कि जब आपको उसकी अकाउंटिंग करोगे, आप सब कुछ करोगे, आप उसको बोलोगे कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे आप उसको रिकॉर्ड कर देना। हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। और जब आप ट्रेडिंग अकाउंट पे आ गए, अब यहां पे फंस गए, सर सेल्स अकाउंट से सेल आ गई, परचेज से परचेज आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस से डायरेक्ट एक्सपेंस आ गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बट सर प्रॉब्लम इज कि कितना माल अभी दुकान में बचा है वो हमें अभी पता नहीं चल रहा है, और वो चीज हम आज के लेक्चर में सीखने जा रहे हैं कि उस इन्वेंट्री को जो दुकान में बची है एट द एंड ऑफ द ईयर, टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट, टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वी नीड टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ द स्टॉक व्हिच इज लाइंग इन द शॉप। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरे दोस्तों, इस क्लोजिंग स्टॉक को हमें कैलकुलेट करना है, और इस क्लोजिंग स्टॉक को जब हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं तो हम बोलते हैं मैंने 10 लाख का माल परचेज कर दिया, और सपोज इसमें से अभी मेरे पास 2 लाख का माल बचा हुआ है, तो मैं बोलूंगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है। तो फिर क्या मतलब निकला इसका? सर 10 लाख का माल था, 2 लाख का बचा है, 8 लाख का माल बेचा है, और 8 लाख का माल कितने में बेचा है? 13 में। तो आपका जीपी आएगा 5 लाख। तो इसको दो तरीके करने के हैं, एक 13 प्लस 2 15, 15 माइनस 10 हो गए 5, तो आपका जीपी आया, ये बैलेंसिंग फिगर आता है। तो कैसे निकला है? आप बोल गए सेलिंग प्राइस है आपका 13 एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड, वो आप बोलोगे वो है 10 minus 8, 10 minus 2 that is 8, so 13 minus 8 is equal to 5, your GP is 5। अब इसको कॉस्ट प्राइस होता है एक आइटम का, आपको 7th 8th में एक क्वेश्चन दिया जाता था, उसमें बोलते थे मिस्टर रहीम परचेज्ड a pen for ₹10 rupees, he sold this pen for 12 rupees, calculate the gross profit। आप बोलते थे बहुत आसान है, रहीम ने ये पेन 12 में बेची और उसने ये 10 में खरीदी थी, तो उसका प्रॉफिट है 2 रुपया। तो 1 to 1 था, तो आप बोलते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बट मुझे बता दो, जब बहुत सारे आइटम्स बेचे तो वहां पे हम क्या बोलते हैं? वहां पे हम कॉस्ट प्राइस वर्ड यूज नहीं करते, हालांकि होता कॉस्ट प्राइस ही है, हम यूज जो करते हैं उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ठीक है। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर अगर सारी गुड्स बेची है जो परचेज की थी तो परचेज रहेगा, बट हो सकता है कि आपने जब स्टार्ट कर दिया बिजनेस, तो क्या होगा? तो आपका बनेगा ये परचेज जितना किया था माइनस जो मौजूद है वो, बट नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो आपने जो बेचा होगा, तो फिर क्या होगा? हम क्या बोलेंगे? जो ओपनिंग था हम मानेंगे उसको भी बेचा है, तो हम बोलेंगे मेरे पास कितना माल था, जो ओपनिंग स्टॉक था मेरा, मतलब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? जो पिछले साल का क्लोजिंग हुआ अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर जब देखा जाएगा कि मैंने कितने की चीजें बेची, तो आप बोलेंगे ओपनिंग में कितना था, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना माल था, प्लस साल में कितना परचेज कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ, तो सपोज फिर नेक्स्ट ईयर की बात क्या रहेगी? नेक्स्ट ईयर में मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था? 2 लाख सॉरी। तो उस साल मैंने परचेज कर दी, सपोज अब मेरा बिजनेस थोड़ा सा बढ़ गया और मैंने 13 लाख की परचेज कर दी। ठीक है दोस्तों? हाँ, और इस साल मेरी सेल भी अच्छी होगी, इस साल सपोज मेरी 18 लाख सेल होगी, और मेरे पास जो माल बचा है अभी 3 लाख का बचा है। तो अगले साल के लिए हम कैसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? मैंने कितने के गुड्स बेचे? आप बोलोगे सर आपके पास 2 लाख का माल था, यस, फिर आपने 13 लाख का माल और खरीदा, 2 + 13 = 15 लाख, उसमें से आपका अभी 3 लाख का माल बचा हुआ है। ठीक है, तो 15 में से 3 लेस हुआ, कितना हुआ?
सर 12 लाख। तो आपका फॉर्मूला बना ओपनिंग स्टॉक दैट्स 2 लाख प्लस परचेजेस आपका 13 लाख माइनस इसमें से तो ये 15 हुआ, 15 में से अभी 3 लाख का माल बचा हुआ है। तो आप बोलोगे सर आपने 12 लाख का माल भेजा। मेकिंग सेंस? यस सर। तो आपका जीपी कितना आएगा? 18 प्लस 3 इक्वल टू 21 एंड 21 में से 15 गए तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 6 लाख। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दो इसका इस चैप्टर के साथ लेना देना क्या है। दोस्तों लेना देना है, लेना देना है इसके साथ। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरे दोस्तों, ये 3 लाख तो बोला तुमने 3 लाख, अभी मैथमेटिकली कैसे मतलब प्रैक्टिकली कैसे बताओगे ये 3 लाख है? गॉट माय पॉइंट? जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, आप बीइंग द अकाउंटेंट, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जॉब तो इधर होने वाला है। लास्ट में लेक्चर किया था उसमें हमने डेप्रिसिएशन सीखा था कि जो मेरे एसेट्स है इनकी डेप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने तो सारे एसेट्स को कैपिटलाइज कर दिया था, बट इनका खर्चा मैंने मैचिंग कंसेप्ट के हिसाब से पीएनएल में लेना है। ठीक है, लेना था, तो हमने लास्ट लेक्चर में डेप्रिसिएशन सीखा था। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे इस क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन नहीं सीखा तो आप अपनी फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना सकते। यू विल नॉट बी एबल टू अराइव एट द करेक्ट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि मुझे देखो ये क्या है, मैं सब ऐसे ही रखता हूं ना, मैं इसको बढ़ाता हूं, इसको चेंज करता हूं, आप देखना प्रॉफिट्स में कितना फर्क पड़ेगा। मेरे दोस्तों देखना, अच्छे से देखना। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख का बचा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? 2 लाख का पहले था, 13 लाख का बाद में था, कितना हुआ? 15 लाख। 15 में से अगर आपके 4 चले जाएंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी? 11। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो 21 में से ये 22 हो गया, 22 में से 13 और 2 15 चले गए, तो आपका 7 लाख का प्रॉफिट बढ़ गया। तो जितना आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे, मतलब आप अगर बोलोगे कि नहीं मेरा क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है, तो आपका जीपी कितना बढ़ेगा? 8 लाख। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक से क्या हो जाएगा सर? क्लोजिंग स्टॉक से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे कि मेरे पास 15 लाख का माल था, ओपनिंग 2 था, परचेजेस 13 कर दिया था, और 13 में से 15 में से मेरे पास 5 लाख का बचा है, इट मींस 10 लाख का खर्चा हो गया। तो 18 माइनस 10 8। अगर आप इसको 6 करोगे तो आपका ये बढ़ेगा 9। अगर आप इसको 2 करोगे आपका ये काम हो जाएगा। अगर आप इसको 1 करोगे आपका ये काम हो जाएगा। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस क्लोजिंग स्टॉक as precise as we can, because then only we will be able to arrive at the correct profits। तो समझ आ गया कि इस इन्वेंटरी को वैल्यू करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर गलत वैल्यू कर दिया हमारे प्रॉफिट्स क्या है, हमारे प्रॉफिट्स ठीक नहीं आएंगे। वो जो वैल्यू होता है ना, वो गेट वैल्यू जिसको बोलते हैं कि उसको छोड़ते हैं तो जितना पानी रखे, तो वही वैल्यू का काम यहाँ पे करता है। आप इसको बढ़ाना चाहते हो प्रॉफिट, तो आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दोगे। आप प्रॉफिट को घटाना चाहोगे तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे, है ना। तो ऑडिटर की नजर इस पे पड़ती है कि आप क्लोजिंग स्टॉक तो इतना दिखा रहे हो, इसको वेरीफाई भी करो। तो बीइंग अकाउंटेंट एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस लेक्चर, आई टेल यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको तो आना चाहिए इस क्लोजिंग स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब प्रैक्टिकली सोचो, मेरी जो दुकान है वहां पे वो शर्ट्स पैंट्स ये सारी चीजें हैं, आपने इसको वैल्यू करना है, तो हमने सीखना है इसको कैसे वैल्यू करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमारे इस पूरे टॉपिक में हमें ये चीज सीखना है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हमने वैल्यू कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात समझ आया ना मेरे दोस्तों आपको कि ये क्लोजिंग स्टॉक का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसको बढ़ाओगे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, इसको घटाओगे आपका प्रॉफिट घटेगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर इसको बढ़ाने इसको घटाने से क्या होता है, आप बोलते हो कि आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उसी हिसाब से बढ़ेगा, कम रहेगा। क्योंकि आप बोलेंगे इतना माल अभी मेरे पास बचा है तो बेचा कम होगा, इतना माल कम ही बचा है तो बेचा ज्यादा होगा, बेचा ज्यादा होगा कंपेयर विद द सेल्स, यू विल बी एबल टू गेट द जीपी। ठीक है मेरे दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो यह हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको बेसिक स्टेप्स लूंगा, कोशिश करूंगा आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो हो सकता है पहले मैं आपको बहुत छोटी सी चीज बोलूंगा, आप बोलेंगे इतना ही है, बट उतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट हम उनको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे ताकि एट द एंड हमारा ये बहुत आसान हो जाए, हमें ना लगे कि कुछ मुश्किल है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इतना आहिस्ता आहिस्ता इतना आराम से मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा।
ठीक है। तो मैं बुक्स से, जो भी बुक्स पढ़ाते हैं, बुक्स में जो टेक्स्ट लिखा आता है, उनसे थोड़ा सा हट के आपको मैं ले जाऊंगा, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ इधर उधर नहीं जाते हैं। मैं आपको बोलूंगा, अभी अकाउंटिंग को साइड में रखते हैं फॉर द टाइमिंग। मैं बोल रहा हूं किसी भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है ना, एक चीज को मत भूल जाओ, एक चीज को मत भूल जाओ। मैं यहां पे लिख भी दूंगा उसको, उसको बोलते हैं लॉजिक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल करनी है ना, तो इस चीज को मत भूल जाओ, लॉजिक को। आपकी जो भी नॉलेज है उस सब्जेक्ट को लेके, ट्राई टू यूज द लॉजिक। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपके लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए। जो आपका लॉजिक होगा ना मेरे दोस्तों, एज पर योर नॉलेज, assuming the knowledge is adequate about the basic fundamentals of that subject, of that field, तो आप उस टॉपिक को भी समझ जाओगे खुद ही। जैसे आप यही बात आ गई कि मैं बोल रहा कि मेरी दुकान में जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है ना। हम एक काम करते हैं, वी विल टेक द नोट ऑफ द इन्वेंट्री। तो हम सर इन्वेंट्री टेकिंग करते हैं, हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। तो सर हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे सर, हम देखेंगे हमारे पास शर्ट्स कितनी है, हमारे पास पैंट्स कितनी है, ठीक है। और शर्ट्स में भी हम बोलेंगे कौन कौन से ब्रांड की कितनी कितनी शर्ट्स है, ठीक है। जैसे एलपी की है, ठीक है, और बता दो। आप कैसे बोलोगे, ये तो रिकॉर्डिंग है, ठीक है। पीटर इंग्लैंड की है, ठीक है, और बता दो, और बता दो कोई। लुई फिलिप हो गया, अब मुझे याद नहीं आएंगे, ठीक है। एनीवेज ब्लैकबेरी की है, ये तीन आ गई, ठीक है। तो मैं बोलूंगा मुझे इसकी 10 शर्ट्स पड़ी हुई है दुकान में, ठीक है। एलपी की पैंट्स भी होती है, ठीक है, 5 पैंट्स पड़ी है, ठीक है। इसकी 20 शर्ट्स है, इसकी दो, इसकी भी 10 है, इस तरह से इसकी 15 है, और इसकी ये, ठीक है, इसकी 3 बची है। सर हमने क्या किया, जितना भी मेरे पास स्टॉक है इसको कैलकुलेट कर दिया कि कितने यूनिट्स मेरे बचे हुए, ठीक है। सर हमने यूनिट्स को कैलकुलेट कर दिया, हमने यूनिट्स को कैलकुलेट कर दिया कितने यूनिट्स है हर हर टाइप के जो बचे। और फिर क्या बोलूंगा मैं, सर बहुत सिंपल है, हम बोलूंगा कि इसको मैंने कितने में खरीदा है। सपोज इन शर्ट्स को मैंने 700 में खरीदा है, और इनको मैंने 900 में खरीदा है, और इनको मैंने 1000 में खरीदा, और इसी तरीके से इन पैंट्स को मैंने 800 में खरीदा था, इनको मैंने 1000 पे खरीदा था, इनको मैंने 1500 पे खरीदा। तो इनको टोटल करूंगा, मैं सीधी सी बात बोलूंगा मेरे पास कितने का माल बचा हुआ है, तो जितने पे जितने यूनिट्स थे इनटू द रेट एट विच आई हैव परचेज्ड, ओके, तो उतना मैं टोटल करूंगा इनको। तो मैं बोलूंगा मेरे पास स्टॉक पड़ा है 3 लाख का, ठीक है। मैं रैंडम नहीं लगा दोस्त, कुछ गलत हो सकता है, बाकी भी चीजें हो सकती है, बट मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दिया हाउ वी विल बी एबल to calculate the value of the closed stock. What we will doing, we'll just take the physical stocking of the physical calculation of the stock. तो हम गिनेंगे हमारे पास किस ब्रांड की कितनी शर्ट्स है, और फिर देखेंगे कि हम कितने में हमें ये पड़ी थी, जहां जहां पॉसिबल होगा। मोटा मोटी हम ऐसे करेंगे, हाँ सर ऐसे करेंगे। तो हमें निकला यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है और उनका प्राइस कितना है। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो हमें निकला, तो इसको जो इन्वेंट्री को जो हमें वैल्यू करना होता है, तो कैसे करेंगे वैल्यू, सर हम काउंटिंग करेंगे, हम काउंटिंग करेंगे इन्वेंट्री को कि कितना यूनिट्स पड़े। सबसे पहले बात है ना कि कितने यूनिट्स पड़े हमारे पास, और फिर हम बोलेंगे उनकी कॉस्ट कितनी। तो यूनिट्स मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट विल बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर बिल्कुल लॉजिकल है, समझ आ रहा है कि यही होना चाहिए कि हम देखेंगे हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है और उनकी कॉस्ट कितनी है, और इस हिसाब से हम बोलेंगे कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो कॉस्ट सर हमें निकालना आ जाएगा। तो बोलते हैं जो आपका ये स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें मैं अभी जिसकी बात कर रहा हूं, मैं आपको फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहा हूं खाली, ठीक है दोस्तों। जो आपका फिनिश्ड गुड्स है, इसकी अगर मैं बात करूंगा, जो फिनिश्ड गुड्स है आपका, ठीक है। मैं अभी WIP और रॉ मटेरियल को साइड में रख लेता हूं, मैं उन पे भी आ जाऊंगा, सब कुछ करेंगे हम, ठीक है। मैं फिनिश्ड गुड्स की बात करता हूं,
तो इसके लिए जो एस है, एस2 है बेसिकली इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। इसको मैंने वही बोला क्या होता है, मैंने आपको लास्ट में बोला था डेप्रिसिएशन के बारे में एस10 है। उसी तरीके से जो इन्वेंट्री है इसके लिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए एस2 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। तो वो बोलता है द इन्वेंट्री should be valued at, as far as the finished goods and WIP concerned, it should be valued at cost or NRV, या आप लिख दो inventory should be valued at cost or NRV whichever is lower। मैं ऐसे लिखता हूं whichever is lower। cost, उन गुड्स की कॉस्ट कितनी है उसको कंपेयर करना है विद NRV। एनआरवी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्तों, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि इसको अगर हम बेचेंगे तो हमें कितना पैसा आएगा और बेचने में जो खर्चे हो जाएंगे वो लेस करेंगे। तो एनआरवी का फॉर्मूला खुद से कितना होता है, इट इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। अगर तक फिनिश गुड्स की बात है, एग्जांपल में बोलता हूं, अगर मेरे पास वही शर्ट्स है सारी, मैंने उसको बोला कि एक था कॉस्ट मुझे कितने में पड़ी थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया। कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू द कॉस्ट प्राइस, जितने वो मुझे पड़ा था। अभी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो मैं आगे बताता हूं तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो शर्ट्स मुझे कितने में पड़ी थी। ठीक है, तो यूनिट्स इनटू कॉस्ट प्राइस, वो मेरा कॉस्ट आएगा, उसको मैं कंपेयर करना है विद एनआरवी कि इनको अगर मैं बेचूंगा वो कितने में होगी, विच एवर इज लोअर। क्या तुम में से मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बोल सकता है कि विच एवर इज लोअर क्यों लगा दिया है? अगर है तो अकाउंटिंग का कौन सा प्रिंसिपल है, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट वी आर फॉलोइंग व्हेन वी से दैट इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर? कोई बता पाएगा मुझे कमेंट्स में? मैं आधा मिनट आपको देता हूं कि हम जो ये बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री को आपने वैल्यू करना है तो फॉर्मूला इज किस पे वैल्यू करना है, इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, मतलब जितने में ये चीजें पड़ी आपकी, मतलब मेरी दुकान में ये जो जितनी भी चीजें बची है एट द एंड ऑफ द ईयर, इनकी कॉस्ट निकालो एंड देन कंपेयर दिस द प्राइस विद द एनआरवी कि इसको अगर तुम मार्केट में बेचोगे आज, सेलिंग प्राइस कितना आएगा, उसमें से सेलिंग में अगर कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे उनको लेस करके जो है उसको बोलते हैं नेट रियलाइज्ड वैल्यू। मतलब ये शर्ट्स जो है, सपोज मेरी दुकान में ये 10-15 शर्ट्स बची हुई थे, इनकी कॉस्ट मेरे पास आ रही है 3 लाख, और मैं अगर इनको मार्केट में बेचूंगा और जो बेचने के खर्चे हो जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस जिसमें सेल्स कमीशन आता है, सेल्स एडवर्टीजमेंट या कुछ भी होता है, फ्रेट आउटवर्ड्स आता है, अगर उनको मैं लेस करूंगा और सपोज वो 3.5 लाख आएगा, सपोज मैं बोलता हूं मेरी कॉस्ट 3 लाख है और अगर मैं इनको बेचूंगा और बेचने के जितने भी खर्चे वो लेस करूंगा तो मुझे 3.5 लाख आएंगे। तो मैं कितने पे वैल्यू करूंगा इनको, मैं 3 लाख पे वैल्यू करूंगा। क्यों? 3 लाख मेरा लेस है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास जो चीजें थी, मैंने अगर 13 लाख की चीजें खरीदी थी, उनमें मैं बोलूंगा मेरे पास कितने लाख की चीजें बची है, 3 लाख की चीजें बची है। तो बोलोगे सर फिर तो हमेशा कॉस्ट ही लेना चाहिए, है ना, क्योंकि सर हमने बोला कि हमें कितनी की चीजें, हमारे पास कितनी चीजें बची है, वो तो बहुत लॉजिकल है। हमने 13 लाख की खरीदी थी, तो अभी कितनी बची है सर, 3 लाख कॉस्ट है, तो 3 लाख लेस हो जाएगा, 10 लाख निकलेगा। फिर ये लोअर ऑफ 2 क्यों लिखा है? एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइज्ड वैल्यू, कि अगर आप बेचोगे और बेचने पे जो आपको मिलेगा नेट रियलाइज्ड वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्स, वो होता है एनआरवी। सर अगर 3.5 आएगा तो 3 ही लो है, तो इन दो में से जो लो होगा उसको ले लीजिए सर। कॉस्ट तो इसका इन्वेंटरी का कॉस्ट हो जाएगा 3 लाख। मेकिंग सेंस? यस सर। बट व्हाट इफ एनआरवी इज 2.8 लाख? अगर एनआरवी 2.8 लाख, आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है कभी? यस, बिल्कुल हो सकता है। आपने गोल्ड खरीदा था, सपोज आपकी गोल्ड की शॉप या कुछ भी है, आपने गोल्ड खरीदा था तो 3 लाख का था जो आपने परचेज किया, पर गोल्ड प्राइसेस गिर गए, अब वो गोल्ड 2.8 लाख का है। ये गोल्ड अब जब आप इसको बेचोगे तो आपको 2.8 लाख ही आएगा। तो ये AS2 बोलता है आप इसको वैल्यू करो एट 2.8 लाख ओनली। मेकिंग सेंस? नहीं सर, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। मेरे तो 3 का पड़ा है ना सर, मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे पास 2.8 लाख का माल बचा है।
कुछ फील आ रहा है? हाँ, कुछ बच्चे बोले सर हाँ हाँ 2.8 तो थोड़ा सा लगता है कि मेरे पास, ठीक है ये मैंने 3 का खरीदा था, बट अगर मैं इसको बेचूंगा मुझे तो 2.8 ही आएगा, तो मेरे पास माल कितना बचा? 2.8। बट अगर ज्यादा होता, थोड़ा बोलते तो सर अगर पहले केस में तो 3.5 था, तो सर हम बोलते 3.5 का माल है। तो यहाँ पे कोई अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई है जो हमें रोकता है, बोल सकते हो? कौन सा कंसेप्ट है जो हमें बोलता है लोअर तो लोअर है, लोअर लेंगे, हायर होगा तो हायर नहीं लेंगे, कॉस्ट पे रहेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर, if the value of stock is more than its cost, you will be taking the value of the stock as the cost only. But if it is low, so you will be taking the lower of the two. Which accounting concept is this? Sir, this is the principle of conservatism. Conservatism concept. इसमें क्वेश्चन भी आता है मेरे दोस्त। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलते हैं? एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। क्या बोलता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट? सर ये बोलता है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल losses. Anticipate no profits but provide for all losses. समझ आई बात? हाँ सर बिल्कुल समझ आया। तो जरा इसको फिट करेंगे। जब आपका ये 3.5 था तो आप बोलोगे ये चीज 3 की है, तो फ्यूचर में ये मुझे 3.5 लाख आ सकते हैं। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, 3.5 मत दिखाओ, शो ओनली 3। सेकंड केस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। ये 2.8 आया है, इट मींस फ्यूचर में आपको 0.2 लाख का नुकसान होने वाला है। आपको जब बेचोगे तो 20,000 का नुकसान हो जाएगा। तो आज की डेट में मानोगे कि प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, सो ये जो लॉस होने वाला है, जो इसकी वैल्यू कम होगी, इसको आज ही बुक करेंगे। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आता है? The stock is valued at cost or NRV, whichever is lower, due to the concept of conservatism. Anticipate no profits, provide for all losses. तो आपको समझ आया कि ये जो हमारी इन्वेंट्री है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स है, अब मैं इसके साथ ऐड करता हूं, या WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब जो पूरा नहीं बना है, तो उन दोनों में से जो भी होगा उनकी कॉस्ट निकालोगे आपकी, उनकी कॉस्ट कितनी है और एनआरवी कितना है, कि उनका अगर आप बेचोगे तो कितना कंप्लीट होगा, कितना पैसा आएगा। फिनिश्ड गुड्स में क्या है? स्टॉक है, तो जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगा उसका, जो उसका सेलिंग प्राइस होगा माइनस जो उसमें सेलिंग की खर्च लगेंगे। पर जहां तक डब्ल्यूआईपी बात है, उसमें क्या होगा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कि अभी ये डब्ल्यूआईपी है, अभी फिनिश्ड गुड बनाने तक, बेचोगे कब? जब फिनिश्ड बनेगा, तो उधर तक और कितना खर्चा लगेगा? सपोज उसमें अभी 20,000 का खर्चा लगेगा, और फिर इसको आप बेचोगे 3, अभी तक कितना खर्चा हुआ है, जो अभी तक कॉस्ट है इसकी या सेलिंग प्राइस हुआ है, ठीक है, इसका जब बेचोगे तब सेलिंग प्राइस 3 लाख होगा, और तब खर्चे हो जाएंगे 10 लाख, और अभी बनाने में ताकि ये सेल हो जाएगा 20,000 खर्चे, तो इसका एनआरवी आएगा 2.7 लाख। तो दैट इज कॉस्ट, दैट इज द सेलिंग प्राइस माइनस द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो वो आएगा डब्ल्यूआईपी का फॉर्मूला, क्योंकि वो पूरा नहीं बना है। तो फिनिश्ड गुड बनाने तक कितना खर्चा और लगेगा वो भी लेस करना पड़ेगा, और सेलिंग एक्सपेंस है वो भी लेस करना पड़ेगा, और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है उससे लेस करेंगे तो उसकी एनआरवी आएगी। तो फिनिश्ड गुड हो या डब्ल्यूआईपी हो, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे और हम उसका एनआरवी निकालेंगे। तो विच एवर इज लोअर जो है वो रहेगा हमारा, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। और फिर हम उसको बोलते हैं इतना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम एक एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और क्योंकि डेबिट कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को तो उसका बैलेंस बचता है, और वो बैलेंस शीट में एज एन एसेट आता है, और अगले साल के लिए वो फिर ओपनिंग एसेट बनता है। तो फिर अगले साल का एंट्री करते हैं ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। तो आप देखते हो फिर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ना कि ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक आता है ना कि क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां तक थोड़ा माहौल तो बना दिया मैंने इस चीज को लेके कि हमें जो भी ये गुड्स है ना, इनकी कॉस्ट अराइव करनी है और उनकी एनआरवी देखनी है, विच एवर इज लोअर जो होगा वो हमारी फिर कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो दैट्स द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। नाउ द पॉइंट इज हाउ टू अराइव एट द कॉस्ट। तो
तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज है जो हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इन स्टॉक की हमें क्या क्वांटिटीज देनी है। इन स्टॉक की हमें क्या करना है, क्वांटिटीज तो कैलकुलेट करनी है ना कि सर क्वांटिटी कितनी है। अब मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है आपके लिए कि आप कैलकुलेट करोगे कि जो आपका स्टॉक, जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है वो क्वांटिटी में कितना है? क्या ये पॉसिबल है मेरे दोस्तों? तो दो चीजें करनी है ना हमने दोस्तों। एक चीज हमें ये करनी है कि हमें कैलकुलेट, हमें काउंट करना है, हमें काउंट करना है कि कितना माल बचा है और फिर उसकी वैल्यू देखनी है। तो पहले काउंट तो करोगे ना मेरे दोस्तों। आप बोलोगे यार सारे बड़े बड़े दुकानदार कैसे करते हैं इस चीज को, फिर ये तो बहुत बड़ी बात है। हमें तो, मेरा अगर छोटा दुकान है मैं तो वहां ही कंफ्यूज हो जाऊंगा मेरे पास कितना माल बचा है और कब करूंगा 31 मार्च को, फिर क्या सेल नहीं करूंगा? समझ आई मेरी बात है? तो सर जिस दिन मैं स्टॉक को कैलकुलेट करूंगा, अब हमारे पास किराना वाला है उसके पास तो इतना माल बचा होता है, वो कैसे कैलकुलेट करेगा? ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली पहले पढ़ेंगे कि थ्योरेटिकली कैसे इन चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। ठीक है, बट अभी हम थोड़ा सा सिर्फ डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन, मतलब क्वांटिफिकेशन कि कितना माल बचा है। मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस में फिर कॉस्ट लगाना है कि कितने में पड़ा था, तो मैं बताऊंगा कि कितने में पड़ा होगा। एक चीज है सबसे इम्पोर्टेंट है, हम देखेंगे अच्छा मेरे पास लुई फिलिप की 10 शर्ट्स है तो बिल्स देखूंगा कि कितने में आया था ये माल। फिर सर ये मुझे कैसे पता चली ये वाली शर्ट कौन से लॉट से आई थी? तो देखूंगा कि मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ ठीक, अगर नहीं तो जो पिछले बिल्स होंगे वो, या जो भी फॉर्मूला होंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि ये तो ठीक है लुई फिलिप की 10 शर्ट्स पड़ी हुई है, बची हुई है, लुई फिलिप की 10 शर्ट्स बची हुई है, तो इनका प्राइस क्या है, तो उसको देखना पड़ेगा कि कौन से वाले लॉट से आया था, फिर उसकी बिल्स देखूंगा तो वहां से प्राइस बता दूंगा, इस तरह से कॉल करूंगा। तो पहले बात है कि हम जो स्टॉक है, स्टॉक को जो हम काउंट करते हैं उसके लिए हमारे पास दो मेथड है मेरे दोस्तों। कितने मेथड है सर? उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। इस स्पीच में हमें बहुत सारी चीजें करनी है, बट पहले मैं बेसिक बेसिक चीज आपको बताता हूं। तो इन्वेंट्री को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास दो मेथड से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के, बहुत आसान है। पहले हम इस चीज को समझेंगे, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, मतलब क्वांटिटीज को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। मैं अभी वैल्यूएशन पे आई हूं, मैं सिर्फ क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करने के कितने क्वांटिटीज है, तो दो है हमारे पास। एक है हमारे पास पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, और दूसरा मेरे पास है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो क्या लिखा मैंने? पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक मतलब क्या हुआ? ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है, एक पीरियड के बाद एक दिन में हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री को काउंट करते हैं। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर डेट we physically काउंट द स्टॉक। हम स्टॉक को फिजिकली काउंट करते हैं। जैसे मुझे 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी है, तो ऑडिटर आएगा या वो बंदा खुद करेगा, क्या करेगा, उस दिन कोई सेल नहीं करेगा, उस दिन अपने जो भी सेल्समैन है, जो भी बंदे हैं ऑफिस में, उनको बोलेगा भाई काउंट करके रखो कि हमारे पास कितना माल बचा हुआ है। तो क्या किया उन्होंने फिजिकली काउंट कर दिया स्टॉक, उन्होंने फिजिकली स्टॉक को काउंट कर दिया, क्योंकि मुझे जानना है ना मेरे पास कितना माल बचा हुआ है। तो एक तरीका मैं क्या करूंगा, उस दिन दुकान बंद रखूंगा कस्टमर्स के लिए, तो जितना भी मेरा स्टाफ है उनको बोलूंगा कॉपी ले लो और तुम जाके कैलकुलेट करो कितना है। तो एक बंदे है वो एक रैंक करेंगे, दूसरे कुछ और करेंगे। आई हैव डन इट फिजिकली माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन आर्टिकलशिप इन 2016। तो जो लोग कश्मीर से हैं उनको पता होगा केसी शेवरोले था, ये जो हैदरपुरा बाईपास है वहां पे, तो वहां पे हमने
बट वो हमारा ऐसा नहीं था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि हमें क्लोज स्टॉक कैलकुलेट करना है, बट तब हम उनका ऑडिट करते थे। एंड जिस फर्म में मैं था तो वो वर देयर इंटरनल ऑडिटर्स, और जब हम इंटरनल ऑडिट कर रहे थे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था जानना कि हम जो अभी बुक में स्टॉक दिखा रहे हैं वैल्यू से, तो क्या फिजिकली हमारे पास वो गुड्स पड़े हुए कि नहीं है। और यू विल नॉट बिलीव इतने छोटे छोटे आइटम्स थे, मतलब वर्कशॉप था कैसी शेवरोले का भी उधर, तो वर्कशॉप में कितने छोटे छोटे स्पेस लगते हैं गाड़ियों के, तो हमने फिजिकली क्या किया काउंट कर दिया, और 3 दिन तक हमने बोला कि वर्कशॉप पूरा बंद रहेगा। हालांकि कुछ जुगाड़ होता है उसमें कि हम कैलकुलेट करते हैं और जो जो चीजें वो लेते हैं उसको माइनस करके रखते हैं कि इतना मौजूद था, मतलब जो साइड में लेते हैं वो रिकॉर्ड करके रखते हैं कि अच्छा हमने कैलकुलेट किया था, वो थोड़ा सा रहता है। बट आप समझ लो कि हमने बोला कि 3 दिन तक वर्कशॉप बंद रहेगा, तो इस स्टोर से कोई भी माल वर्कशॉप के लिए नहीं जाएगा। आज हम बैठे और कैलकुलेट कर दिया कि हम जो बोलते हैं वैल्यू में कितनी गुड्स है तो क्या वाकई है, तो व्हाट वी डिड द फिजिकल इन्वेंटरी टेकिंग। तो अगर बिजनेस ऐसा करते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है, वो पीरियोडिक इन्वेंटरी वैल्यूएशन करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं। तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर दिन में फिजिकली काउंट करते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटीज बड़ी है, लिव फिलिप की कितनी शेयर्स बड़ी है हमारे पास, पीटर इंग्लैंड की कितनी बड़ी है, बाकियों की कितनी बड़ी है, और जीन्स वो सब कुछ कितने कितने पड़े हैं, उनका हम फिजिकली काउंट करते हैं। अगर इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना माल पड़ा है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। और दूसरा है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल्स। परपेचुअल का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल्स। तो यहां पे क्या मतलब होता है परपेचुअल का, यहां पे हम क्या करते हैं, एक स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, हम स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं। तो हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं, जैसे स्टार्ट कर दिया जीरो से, जीरो से स्टार्ट कर दिया, जीरो से स्टार्ट कर दिया, ओपनिंग जीरो था, फिर रिसीट आ गया आपका, हमने 5 शर्ट्स परचेज कर दी सपोज, और उस दिन सेल कितना कर दी, सर 2 सेल कर दी, बैलेंस हम बोलते हैं 3 होनी चाहिए। तो ओपनिंग 3 था, सपोज एक मंथ का 3 था, इस मंथ में हमने 15 परचेज कर दी, 15 और 3 कितने हो गए 18, और इसमें हमने 12 सेल कर दी, तो बचा कितना 6। इस तरह से हर बार करोगे तो लास्ट में जो बचेगा सपोज 8 बचेगा, तो आप बोलोगे कि हमारे पास उस दिन 31 को कितने बचे, 8। समझ आ रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मुझे 31 मार्च को सपोज निकालना है कि मेरे पास कितना गुड्स है, तो अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम व्हाट आई विल डू ऑन 31 मार्च, आई विल फिजिकली काउंट द स्टॉक व्हिच इज देयर इन माय स्टोर। And as far as perpetual inventory system is considered, we'll be having a stock register and we will just see what is the closing balance of stock appearing in the stock register, and that will be my closing stock. ठीक है, तो ये दो मेथड्स है, एक पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है और एक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। एंड नाउ इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव टैली, एंड टैली इज बेस्ड समवट ऑन द इन्वेंटरी सिस्टम। सो व्हेनेवर यू मेक द एंट्री ऑफ द परचेज इन द टैली, तो आप आइटम्स भी लिखते हो, कौन कौन सा आइटम, ये आपने देखा होगा शायद अगर आप मेडिकल शॉप्स पे गए होंगे। अगर आप में से मेरे दोस्तों कोई मेडिकल शॉप पे गया होगा और आप उसको बोलते कि सर हमें ना ये दवाई चाहिए, हमें ये दवाई चाहिए, मतलब कोई भी दवाई ले लो, सपोज मैं बोलता हूँ पैरासीटामोल, अब पैरासीटामोल तो हर दुकान के पास है, कोई भी दवाई मैं उसको बोला एबीसी, ठीक है, मैं दवाई के बारे में बहुत कम जानता हूँ, कोई भी दवाई मैंने बोला भैया आपको ये एबीसी दवाई है, तो एक तो या तो उसकी मेमोरी बहुत तेज होगी, तो वो जाता है उनके पास वो डिब्बे होते तो बोलता है डिब्बे में अच्छा ये है, हाँ है। तो अगर उसको लगता है कि उधर भी नहीं है, आपने देखा होगा कभी, वो क्या करता है सिस्टम में जाता है, टक 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 करता है, वो बोलता है कि नहीं है, ऐसा किया देखा है आपने, हाउ इज एबल टू अराइव एट दैट फिगर, वो कैसे बोलता है कि सर ये दवाई तो नहीं है, क्योंकि वो जब डब्बे में देखता है उसको लगता है कि डब्बे में एवरेजली नहीं दिख रहा है, बट उसके पास पता क्या होता है, उसके पास सिस्टम में टैली होता है या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, अभी दो ही चलते हैं नॉर्मली इन शॉप्स पे, टैली और बिजी। तो वहां पे टैली और बिजी में क्या होता है, जब आप परचेज की एंट्री डालते हो, मतलब जब उसने परचेज किया वहां पे आता है डिक्लोफिन आपने परचेज कर दिया, कितनी क्वांटिटी परचेज कर दिया 10, फाइन, और कोई और चीज परचेज कर दिया, कितना परचेज कर दिया वो आता है, और जब आप सेल करते हो वहां पे आप बोलते हो कि ये सेल कर दिया, कितनी क्वांटिटी 3, तो वो क्या हो गया, तो पीछे बैकएंड में क्या करता है टैली, वो मतलब डिक्लोफिन 5 परचेज कर दी,
अभी तक 2 सेल कर दी तो बैलेंस 3 होना चाहिए, और ये भैया डालते हैं डिक्लोफिन तो उधर आता है बैलेंस 3, बोलते हैं हाँ है, फिर वो थोड़ा इधर उधर ढूंढता है, बोलते हैं हाँ भैया है, और जब उसको यहाँ पे डिक्लोफिन का बैलेंस 0 दिखाएगा तो वो बोलेगा नहीं है मेरे पास। तो अभी तक प्रैक्टिकली को देखा जाए ना तो ये परपेचुअल इन्वेंटरी, क्योंकि इसमें ना पीरियोडिक इन्वेंटरी में एक प्रॉब्लम है, पीरियोडिक इन्वेंटरी में बहुत प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों। क्यों? उस पर्टिकुलर दिन में आपने कोई काम नहीं करना है, आप फिजिकली वैल्यू करोगे, इज इट पॉसिबल? आप सबको भूल जाओ, छोटा किराना दुकानदार का स्टॉक कैलकुलेट कर पाओगे सारा कितना है? सर बहुत मुश्किल लग रहा है। तो व्हाट वी फॉलो इज द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। बट दोनों के अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक एडवांटेज मैंने डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज बोला सर जल्दी पता चल जाता है। अब इसका एक डिसएडवांटेज बताता हूं दोस्तों, बाकी थ्योरेटिकली बुक्स में आपको मिल जाएगी 10 चीजें, प्रैक्टिकल चीजें बताता हूं जो जरूरी काम होती है। इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्तों? इसमें पता है प्रॉब्लम क्या है? ये क्या 0 + 5 - 2 = 3, व्हाट्स द गारंटी दुकान में 3 पड़ी या नहीं पड़ी? तो स्टॉक रजिस्टर बोल रहा है 3 है, किसी सेल्समैन ने उठा के एक जेब में रखी, घर में रखी, तो टैली में तो निकला ही नहीं है, स्टॉक रजिस्टर में तो निकला नहीं, बट वो तो उसने घर ले लिया है। Got my point? It may be possible that the system is showing it there, but it practically it will not be there. तो अगर आपका चोरी हुआ है, पिलफरेज हो गया, लॉस्ट हुआ है, स्टोल हुआ है, वो नहीं दिखेगा इससे परपेचुअल से, पर यहाँ पे दिखेगा मेरे दोस्तों, बिकॉज ये एक्चुअल में बोलता है कितना माल पड़ा हुआ है। तो दोनों की अपनी एडवांटेज है, दोनों की अपनी डिसएडवांटेज है, बट depends on the entity what they are following and what practically the entities do. They follow this thing, perpetual inventory system, and once in a while, और क्योंकि आप ये तो कभी भी दिन का दिखाता हूं आपको स्टॉक रजिस्टर कितना है, on that particular what to do, especially for the point of view of audit, जो हमने किया था उस फर्म में, हमने उनको बोला कि अच्छा आपका स्टॉक इतना दिखाता है रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर इधर दो, सब बंदों को बोला कोई भी चीज बाहर नहीं निकालेगा, और हम लगे ऑडिट में। हमने बंदों को हायर कर दिया था, चलो मैं तो अपनी फर्म के ऑडिट में था, और मतलब काइंड ऑफ आई वाज अमंग द मेन ऑडिटर्स, और बाकी हमने बाहर से बंदे लिए थे किराए पे, क्योंकि फिजिकल काउंटिंग करनी थी, हमने उनको दिहाड़ी के पैसे दे दिए और काउंट कर दिया, और देखा कि कितना था, जो भी लॉस था उसको लॉस की एंट्री डालवा दी, क्योंकि वो माल ही नहीं बचे। ये करना होता है बहुत जरूरी। तो मिक्स रहता है दोनों का, बट ऐसे परपेचुअल इन्वेंटरी से करते हैं, और ये ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, या कभी कभी ऐसे करता है ऑडिट रहता है फिजिकली वैल्यूएट कर रहा। तो ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीज समझ आएगा, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है। कल हम क्या करेंगे, इन पे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम पे कैलकुलेशन, मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ढूंढने के लिए कि कितना माल बचा हुआ है हमारे पास। बाकी थ्योरी आप पढ़ लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और कल हम ढूंढेंगे, ये तो वैल्यू, ये तो मतलब क्वांटिटी आ गया ना, तो इसका प्राइस कैसे निकालेंगे, तो वो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये मेरे पास गुड्स आ गए 8, मुझे दिखा रहा है कि ये गुड्स मेरे पास 8 पड़े हुए हैं, और ये मैंने साल में 4 बार खरीदे थे। पहली बार में मैंने 15 रुपए का खरीदा था, दूसरी बार मैंने 13 रुपए का खरीदा था, फिर तीसरी बार मैंने इतने रुपए का था। अब मेरे पास जो ये 8 पड़े, ये कितने में खरीदा था, उसके लिए कैसा होगा, तो फॉर्मूला होता है FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ये कुछ मेथड्स हैं, कॉस्ट फॉर्मूलाज है, तो उनको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो कल का लेक्चर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तो हम इन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और हम उन पे क्वेश्चन करेंगे कि हाउ टू अराइव एट द कॉस्ट, बिकॉज 8 तो है, कितने में परचेज कर दिया, ठीक है। अब रेडीमेड गारमेंट में मेरे लू फ्लिप की शर्ट्स है, वो सारी शर्ट्स है, तो मैं बीच में खरीदता हूँ बेचता हूँ, तो किस लॉट का ये पड़ा हुआ है वो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, और मैं फिर निकालूंगा कॉस्ट है। और अगर मैं खुद बना रहा हूँ, फिर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे आगे, अगर मैं खुद बना रहा हूँ तो कॉस्ट में क्या आ जाएगा, हाउ विल आई अराइव एट द कॉस्ट ऑफ द WIP, हाउ विल आई अराइव एट द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। तो उस तरीके से हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो होपफुली इन 3 लेक्चर्स आज का लेके तो 2 लेक्चर्स और हम देंगे इन्वेंटरी में, और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इतने आसान से कराऊंगा, आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जॉब भी हो जाएगा, और प्रैक्टिकली भी आपको फील आ जाएगा कि हाँ सर, हम अब किसी भी दुकान का जो है, जो इन्वेंटरी है वहां पे उसका वैल्यूएशन कर देंगे, और लास्ट में फिर अपना जुगाड़ भी बताता हूँ हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज है इस इन्वेंटरी को लेके आज के लेक्चर तक के लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और ये चीज भी कि कुछ चीजें और अगर आपको लग रही थी क्लैरिफाई होनी चाहिए थी इसमें, वो भी मुझे बता देना। बट थोड़ा सा उसके लिए मैं अगेन सब्र करता हूँ, बोलने का सब्र करने का, क्योंकि मैंने बोल दिया कि कॉस्ट क्या होगी, वो कैसे अराइव करेंगे वो मैं बता दूंगा, रॉ मटेरियल के बारे में अभी मैंने डिस्कस नहीं किया वो भी बता दूंगा, और कितना फीफो लीफो वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, तो बता देना। बाकी
कैसा लगा वीडियो प्लीज वीडियो पे बता देना, कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है कोई वो भी बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इन दो पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, और फिर जो तीसरा चीज है कॉस्ट फॉर्मूलाज, कि कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो मैं उसमें बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में।